नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हमने बोहर का या हाइड्रोजन परमाणु का बोहर मॉडल कंप्लीट पढ़ लिया है। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैंकेट, फुंड, इन श्रेणियों के द्वारा रैखिल स्पेक्ट्रम को भी प्रमाणित कर दिया है। बोहर मॉडल हाइड्रोजन के लिए पूर्णतः सफल थे, क्योंकि लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैंकेट, फुंड में जो वेवलेंथ की वैल्यू थी या वेवलेंथ के जो मान थे, उन्हें अपन सैद्धांतिक मान कहेंगे, वो प्रायोगिक मानों से उत्तम सहमति रखते हैं। प्रायोगिक मानों से उत्तम सहमति रखने का मतलब लगभग बराबर है। लेकिन अगर अदर देन हाइड्रोजन की बात करें या हाइड्रोजन के अलावा बात करें, तो बोहर मॉडल सफल नहीं हो पाया। तो स्वाभाविक है, बोहर मॉडल की सफलता भी है और कमियां भी हैं ना। तो बोहर परमाणु मॉडल की कमियां है ना। एक मिनट, बोहर परमाणु मॉडल की कमियां है ना। अब क्या क्या कमियां हैं, उनको थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं अपन, है ना। पहली कमी है कि बोहर मॉडल या बोहर परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले, अब एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले में हाइड्रोजन है, हीलियम +1 है, लिथियम +2 है, जो एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले जटिल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोहर द्वारा संभव नहीं हो सकी। ठीक है साहब। तो बोहर मॉडल उन्हीं स्पेक्ट्रम या उन्हीं परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को स्पष्ट समझा पाता है या उनकी व्याख्या कर पाता है जो एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोहर मॉडल द्वारा संभव नहीं हो सकी। बात नंबर 2, हमें दृश्य क्षेत्र में जो आती है वो बामर श्रेणी आती है। तो देखने की जब भी बात आएगी हम बामर की बात करेंगे। लाइमन दृश्य में नहीं है, लाइमन पराबैंगनी क्षेत्र में है। इसके अलावा पाश्चन, ब्रैंकेट, फुंड ये अवरक्त में है। कोई चरम अवरक्त में, कोई निकट अवरक्त में है। जैसे पाश्चन निकट अवरक्त में है, ब्रैंकेट, फुंड चरम अवरक्त में है। तो बामर श्रेणी आपको दृश्य क्षेत्र में आती है जो 3646 से 6563 अपन ने तरंग दैर्घ्य उसकी बताई। बामर श्रेणी को उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से अगर देखें तो बामर में अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती। वो तो होनी भी चाहिए, क्योंकि अपन बामर में n1 = 2 रखते हैं, n2 = तो 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। तो उच्च विभेदन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बामर श्रेणी में अनेकों स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती हैं। इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता व इनकी व्याख्या बोहर द्वारा संभव नहीं की जा सकी, है ना। तो दूसरी कमियों में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या व तीव्रता, है ना, यह भी बोहर द्वारा संभव नहीं हो सकी। नेक्स्ट, अगली बात में आए अपन, ये जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो अपने को बामर में दिख रही हैं, ये विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हैं।
जब हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्प्लिट होती हैं। स्प्लिट होने का मतलब सरकती हैं। इसे जीमान प्रभाव कहते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो भी इन रेखाओं में विपाटन देखा गया है, स्प्लिटनेस देखी गई है। उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं। बोहर द्वारा जीमान और स्टार्क दोनों प्रभावों की व्याख्या या यूं कह दें कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर और चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर स्पेक्ट्रमी रेखाओं में जो विपाटन है उसकी व्याख्या बोहर द्वारा संभव नहीं हो सकी या बोहर द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकी। तो इसको शॉर्ट में अपन यूं समझ लें, जीमान व स्टार्क है ना प्रभाव, इन दोनों की व्याख्या बोहर से संभव नहीं हो सकी। क्लियर? अगली बात, अगर अगली बात में देखेंगे तो बोहर मॉडल हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन भी नहीं करता है। बोहर मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग एक ही साथ ज्ञात करते हैं, है ना। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, जबकि यहां भी पार्टिकल सूक्ष्म है। अपन जानते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत उन सभी स्थानों पर लागू है जहां पर पार्टिकल माइक्रो हो। तो स्वाभाविक यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल ही है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल है तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन पर लागू है। क्लियर साहब? तो स्वाभाविक है बोहर मॉडल स्थिति और संवेग दोनों एक साथ निकालता है, मतलब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन नहीं करता है ना। क्लियर? बोहर परमाणु मॉडल से या बोहर परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग का मतलब आप समझ लीजिए कि यहां डी ब्रोगली एंटर करिए, है ना। तो सब बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता या नहीं दिया गया। ठीक है साहब। लास्ट, बोहर मॉडल एक साथ दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, क्लासिकल फिजिक्स भी, जिसमें प्रथम जो अभिग्रहित है वो क्लासिकल फिजिक्स से है, जिसमें कहा गया है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल प्रदान करता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का फंडा है। अब दूसरा अभिग्रहित देखें तो दूसरे अभिग्रहित में कोणीय संवेग है ना। तीसरे अभिग्रहित में डायरेक्ट आप मॉडर्न फिजिक्स आते हो, यानी इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से ऊर्जा का उत्सर्जन। तो बोहर मॉडल दोनों को एक साथ यूज करता है, क्लासिकल फिजिक्स को भी और मॉडर्न फिजिक्स को भी। ये तर्कसंगत नहीं है। तो कहने का मतलब बोहर मॉडल में जो मोटे तौर पर कमियां हैं, मोटे तौर पर कमियों में तो आप यही मानो कि एक तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका। एक पहले वाले को मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की स्पष्ट व्याख्या बोहर से हो सकती है। एक आप ये जीमान और स्टार प्रभाव मान लो और एक इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध तरंग की बात कर लो, है ना। वैसे तो आप ऐसे छोटी छोटी चीजें गिनने लगेंगे तो जैसे अब मान लो कक्षाओं, या यूं कह दो कि बोहर ये भी नहीं समझा सके कि साहब कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण क्यों नहीं करता है, क्यों एक ही कक्षा में बिना ऊर्जा के उत्सर्जन व अवशोषण के इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो सब ऐसे कमियां छोटे छोटे में काउंट करेंगे तो बहुत सारी हो जाएगी। मोटे तौर पर आप 2-3 कमियों को पकड़ो, है ना। अब जैसे मैंने भी बात करते करते बता दिया कि कक्षा में गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण नहीं करता, इसका क्या रीजन है, ये बोहर स्पष्ट नहीं कर सकते। तो बोहर मॉडल की कमियां मोटे तौर पर मैंने समझाई थी।
अब आ जाओ सब, है ना, डी ब्रोगली द्वारा बोहर के क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या, है ना। डी ब्रोगली द्वारा बोहर के क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या, है ना, क्लियर। पहले तो सब मैं आपको वापिस याद दिला दूं कि बोहर का क्वांटम प्रतिबंध क्या है ना। तो क्वांटम प्रतिबंध यहां द्वितीय अभिग्रहित के लिए कहा जा रहा है। पहले साहब किसकी बात कर रहे हैं वो बता देता हूं मैं आपको। द्वितीय अभिग्रहित, है ना। बोहर का द्वितीय अभिग्रहित है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति करता है जिसका कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्ण गुणज हो, है ना। यानी mvr इज इक्वल टू nh/2π, है ना। ये वो इसको कहा जा रहा है यहां पर क्वांटम प्रतिबंध। यहां n बराबर 1 2 3 इन्फिनिटिव स्थायी कक्षाओं का क्रम है, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो इसकी डी ब्रोगली इसकी व्याख्या करते हैं, है ना। डी ब्रोगली कहते हैं, डी ब्रोगली का कंसेप्ट तो हम पहले से ही समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में। डी ब्रोगली कहते हैं नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन से तरंग संबद्ध है। तो ये तो कंसेप्ट डी ब्रोगली का है ही कि गतिशील कण से तरंग संबद्ध होती है, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। तो सब डी ब्रोगली के अनुसार नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ तरंग संबद्ध है, क्योंकि स्थायी कक्षाओं में गति के समय ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण नहीं होता है। तो इसका मतलब यह तरंग ऐसी तरंग है जो ऊर्जा का पुनर्वितरण नहीं करती है, और वह तरंग एक ही है जो ऊर्जा का समष्टि में पुनर्वितरण न करे। उस तरंग का नाम है अप्रगामी तरंग। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग है वो कोई सामान्य तरंग नहीं है, बल्कि कौन सी तरंग है? अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव। कंसेप्ट वाइज बिल्कुल, है ना। तो साफ कह रहे डी ब्रोगली के नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन से तरंग संबद्ध है, गतिशील कण से तरंग संबद्ध है, डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। लेकिन तरंग भी कौन सी? तो सब, क्योंकि स्थायी कक्षाओं में गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। तो ये जो तरंग संबद्ध है, यह तरंग ऐसी होनी चाहिए जो ऊर्जा का पुनर्वितरण नहीं करती हो या ऊर्जा का समष्टि में वितरण नहीं करती हो, ऐसी एक ही तरंग है। उस तरंग का नाम है अप्रगामी तरंग। तो गति करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ स्पेशल यानी अप्रगामी तरंग संबद्ध है। क्लियर सब, है ना। अब किसी कक्षा में अप्रगामी तरंग होने के लिए यह जरूरी है कि कक्षा की कुल लंबाई का मतलब परिधि, है ना। कक्षा की कुल लंबाई यानी कक्षा या यूं कहते परिधि, है ना, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा की पूर्ण गुणज होनी चाहिए, तभी अप्रगामी तरंग हो सकती। दोबारा सुन लें
किसी कक्षा में अप्रगामी तरंग होने के लिए आवश्यक है कि कक्षा की लंबाई अर्थात परिधि तरंग दैर्घ्य लैम्डा की पूर्ण गिनज होनी चाहिए। तो साहब nवीं कक्षा के लिए nवीं कक्षा के लिए nवीं कक्षा के लिए लंबाई वो 2πrn और ये तरंग दैर्घ्य की कितने गुना होना चाहिए, पूर्ण गुना होना चाहिए, यानी n लैम्डा। ये सब डी ब्रोगली का कंसेप्ट है। अब क्योंकि हम इस बात को जानते हैं लैम्डा बराबर h/m vn है ना साहब, क्योंकि nवीं कक्षा की बात कर रहे हैं। ये डी ब्रोगली से लिख दिया, रखो वहां पे, एक में रखें, 1 से 2πrn इज इक्वल टू n, लैम्डा का मान रखें h/mvn, इनको सेपरेट कर दो, यानी mvn rn शिफ्ट कर दिया इज इक्वल टू nh/2π। तो साहब डी ब्रोगली ने सिद्ध कर दिया कि बोहर का द्वितीय अभिग्रहित सही है। बोहर खुद स्पष्ट नहीं कर सके, यह भी बोहर की कमियों में आएगा। द्वितीय अभिग्रहित के संदर्भ में बोहर द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका, लेकिन डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया कि वास्तव में बोहर जो कह रहे हैं वो सत्य है ना। वही mvr बराबर nh/2π, ये चीज है ना। तो ये बोहर ने डी ब्रोगली ने इसको सत्यापित किया। अब देखो समीकरण 1 से कक्षा की लंबाइयां निकाली जा सकती हैं, जैसे है ना 1 से ना, अगर आप कहते हैं प्रथम कक्षा के लिए, तो प्रथम कक्षा के लिए n बराबर 1, तो 1 से क्या लिखेंगे अपन, 2πr1 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी प्रथम कक्षा की लंबाई तरंग दैर्घ्य के बराबर है। तो साहब ये तरंग दैर्घ्य अपन यूं ले लें, ये तरंग दैर्घ्य है ना। इसी प्रकार हम कहें द्वितीय कक्षा के लिए, n बराबर 2, तो वही समीकरण 1 से अब द्वितीय कक्षा की लंबाई कितनी होगी, n लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा, यानी पहली कक्षा की लंबाई की 2 गुनी तरंग दैर्घ्य वाइज। तो ये देखो ये तरंग दैर्घ्य और ये इसका डबल कर लिया, है ना, क्लियर। इसी प्रकार तृतीय कक्षा की लंबाई बोहर की है ना, तृतीय कक्षा की लंबाई मतलब n बराबर 3, वो इस समीकरण 1 से 2πr3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ये तीसरी कक्षा की लंबाई है ना। यानी ये देखो एक तरंग दैर्घ्य, ये 2 और ये 3, है ना। तो ये तीसरी कक्षा की लंबाई होगी। अब एक्चुअली कक्षाएं तो बोहर की वृत्ताकार है ना, और जो लंबाई आपने देखी है वो तरंग के रूप में। तो आप इसके प्रथम और अंतिम सिरों को मिला दीजिए, जैसे ये A और B है ना, ये A डैश, B डैश, ये A डबल डैश, ये B डबल डैश, तो सब कक्षा बन जाएगी, है ना, क्लियर। तो सब इस तरह से समझ लीजिए आप कि ये तो नाभिक है ना, ये तो हो गया न्यूक्लियस, मतलब नाभिक। अब प्रथम कक्षा आपने देख ली। अब देखो अपन तो क्या है, कक्षा को इस तरह से तो बनाते नहीं, अपन तो A और B को मिला देते हैं। ये देखो, तो अपन क्या करते हैं कि बेस ले लेते हैं वृत्ताकार, और वृत्ताकार बेस में से दिखा देते हैं। ये देखो
ये देखिए ना, दो, एक तो ये और एक ये, अपन तो ऐसे दिखा देते हैं ना, ये थोड़ा सा एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा अंतर आ गया, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। इतना अंतर है, दोनों खूब बराबर के होने चाहिए, तो देखो दोनों के दोनों बराबर के करेंगे अपन, है ना। ये देखो ऐसे कर लो आप, ये देखो ये बराबर है ना, ये n बराबर 1 है ना। ऐसे a डैश b डैश को मिलाओ, अब इसमें कितने ऊपर 4, 1 2 3 4, तो अपन तो क्या करते हैं, वृत्त बना देते हैं और फिर वृत्त में 4 दिखा देते हैं, है ना। ये ऐसे दिखा देते हैं, ये यूं करके, है ना। ये सब n बराबर 2, तो अपन क्या बेस आधार वृत्ताकार बना देते हैं। इसलिए आपको थोड़ा तो अजीब लगेगा, लेकिन अगर वास्तव में फुर्सत में बनाए अपन, तो फुर्सत में बनाएंगे तो बिल्कुल वही बन जाएगा जो केमिस्ट्री में बनाते ना। अब 1 2 3 4 5 6, तो अब 6 बना देंगे, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, है ना। तो सब अब वास्तविकता तो ये है कि आप जो केमिस्ट्री में बनाते हैं वैसा आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे केमिस्ट्री में यूं बनाते हैं आप, एक तो ये यूं इस तरह से, मैं आपको कोशिश करता हूं, देखो ये है ना। अब देखो इसमें वही 4 है, ऐसे ही आप एक और बनाते हैं केमिस्ट्री में इस टाइप का। अब देखो एग्जैक्ट तो मेरे से ये यूं है ना, ये देखो 6 हैं, तो केमिस्ट्री में बनाते हैं वो अपन ने तो क्या वृत्त को आधार दे दिया ना, तो अपने थोड़ा सा इस तरह से n बराबर 3। तो सब दी बोगले ने कक्षाओं की आकृति भी बताई है और कक्षाओं के या अभिग्रहित को भी सेकंड वाले को प्रूव किया, ठीक है। अब सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक में पहले आ जाओ, उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव, एक्साइटेशन पोटेंशियल, है ना। तो इसको V एक्साइटेशन के नाम से E लिख दें, सिंपल सी बात है ना। जब परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, निम्न से उच्च में संक्रमित होता है। इस क्रिया को उत्तेजन कहते हैं और दी जाने वाली ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहा जाता है। और उत्तेजन ऊर्जा के लिए आवश्यक विभवांतर, उसे हम कहते हैं उत्तेजन विभव। चलिए साहब, मान लीजिए किसी परमाणु में प्रथम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को nवें कक्ष में स्थानांतरित किया, प्रथम से n में, तो सब प्रथम कक्ष से nवें कक्ष में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने पर उत्तेजन ऊर्जा, है ना, उत्तेजन ऊर्जा En माइनस E1 प्रथम से किसमें किया, nवें कक्ष, तो सब ये उत्तेजन ऊर्जा डायरेक्ट निकल गई, है ना। हम जानते हैं कि सब विभव, क्योंकि विभव ऊर्जा बटा आवेश होता है। अब आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन। आपने पहले पढ़ रखा है ना कि सब कार्य बटा आवेश को विभव कहते हैं। ये चैप्टर नंबर अपन ने स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ रखा है ना, चैप्टर 3 में, है ना। तो सब V बराबर ये, तो एक से रख दो मान, 1 से VE ये मान रख दिया सब आपने, En माइनस E1 अपॉन E, ये उत्तेजन विभव हो गया, है ना। अब इसका सब एक एग्जाम्पल डाल देते हैं। उदाहरण के लिए यही लिख देता हूं मैंने, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को प्रथम n बराबर 1 से
द्वितीय n बराबर 2 कक्ष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है ना, इसी को कहेंगे उत्तेजन ऊर्जा। इसमें साहब आप प्रथम कक्ष से द्वितीय में भेजें तो साहब एक्साइटेशन एनर्जी E2 माइनस E1 है ना, यानी E2। तो द्वितीय कक्ष में ऊर्जा कितनी होती है? -3.4 हाइड्रोजन में ना, माइनस प्रथम में कितनी होती है? 13.6। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ध्यान रखना, यानी वो प्लस में आ गया तो 13.6 - 3.4, तो उत्तेजन ऊर्जा कितनी हुई? +10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो विभव विभवांतर का संख्यात्मक मान वही रहेगा जो ऊर्जा का है। ऊर्जा का संख्यात्मक मान 10.2 है, विभव भी इतना ही आएगा, देखो है ना। अतः उत्तेजन विभव है ना, अब उत्तेजन विभव कहोगे VE = EE/E, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सब VE ये सब 10 + 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E। अब इसको मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो इसे ही कट ही जाएगा ना, तो सब कितना वोल्ट है? 10.2 वोल्ट। यानी हाइड्रोजन परमाणु पर आप 10.2 वोल्ट विभवांतर आरोपित करोगे तो उसका प्रथम कक्ष का इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर या जंप मारकर द्वितीय कक्ष में ही जाएगा, तृतीय में नहीं जाएगा। कंफर्म है ना। तो कहने का मतलब हमें परमाणु के अंदर की पोजीशन का भी पता है, परमाणु के अंदर क्या पोजीशन रहेगी, इलेक्ट्रॉन किधर से कहां संक्रमित होंगे, A to Z पता है, A to Z हर चीज पता होती है ना। ये कैलकुलेशन उसी के लिए बताई जा रही है। एक और ऐसा ऊर्जा है ना, ये भी केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, फिजिक्स में भी है। अब सेकंड में आ जाए आप, आयनन विभव है ना, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर? थोड़ी सी समानता है लेकिन फिर भी भिन्न बात है ना। पहले आपने जो उत्तेजन विभव में कहा, उत्तेजन विभव में आप कहते हो कि साहब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो। यहां पर इलेक्ट्रॉन पलायन कर जाए, परमाणु से पृथक हो जाए, परमाणु से बिल्कुल मुक्त हो जाए, तो जो ऊर्जा आप देते हो उस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। और आयनन ऊर्जा के लिए आवश्यक विभवांतर ये कहलाता आयनन विभव। तो सब वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को परमाणु से मुक्त कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन को अनंत पर भेज दे, है ना, उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा के लिए आवश्यक विभवांतर ये कहलाता है आयनन विभव, है ना। अब जैसे प्रथम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को पलायन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब आयनन ऊर्जा। अब देखो प्रथम कक्ष से कह रहे हैं अपन, है ना, या यूं कह दो कि ऐसे कहते हैं, एन में कहते हैं ना, प्रथम नहीं कहे ना, एनवीं कक्षा से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, अनंत पर भेजने के लिए, पलायन करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, है ना। तो एनवें कक्ष से कहते हैं, कहां भेज दोगे साहब? अनंत पर।
कहां से? nवीं कक्षा से। अब क्योंकि अनंतवीं कक्षा में ऊर्जा 0 होती है, इसलिए आयनन ऊर्जा बराबर माइनस nवीं कक्षा में ऊर्जा। अब क्योंकि ऊर्जा बटा आवेश, इसी को विभव विभवांतर कहते हैं, तथा आयनन विभव VI इज इक्वल टू ऊर्जा बटा आवेश। अब ये I का मान है इससे, यानी आयनन विभव इज इक्वल टू EI यानी माइनस EN अपॉन E। तो सब अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आयनन में हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पृथक कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को अनंत पर भेज देंगे, उसके लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा, है ना। और जो विभवांतर है उसको कहते हैं आयनन विभव। इसका भी उदाहरण डाल देते हैं ना, हाइड्रोजन की हमें ऊर्जा पता है इसलिए हाइड्रोजन का उदाहरण डालते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन के प्रथम n बराबर 1 कक्ष से इलेक्ट्रॉन के पलायन के लिए हाइड्रोजन, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के प्रथम n बराबर 1 कक्ष से इलेक्ट्रॉन के पलायन के लिए आवश्यक ऊर्जा, मतलब सीधा सीधा आयनन ऊर्जा। ये सब आपको अप्लाई करके दिखाया जाता है यहाँ पे। आयनन ऊर्जा EI इज इक्वल टू अनंत पर भेजना है, कहां से? प्रथम कक्ष से। क्लियर? यानी आयनन ऊर्जा ये तो 0 और प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है? माइनस 13.6, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आयनन ऊर्जा इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना साहब? ये होगी। अब आयनन विभव तथा आयनन विभव VI इज इक्वल टू EI अपॉन E। मैंने अभी आपको बता ही रखा है, अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो विभवांतर का संख्यात्मक मान वही रहेगा। संख्यात्मक मान मतलब ये जो संख्या 13.6 की 13.6 ही रहेगी। तो VI इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, और अभी आपको मैंने समझाया था, तो VI इज इक्वल टू 13.6 वोल्ट। तो सब हमें यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन को किसी कक्षा से अगर पलायन करवाना है, अनंत पर भेजना है, तो कितनी ऊर्जा आवश्यक है। इस ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा से कहते हैं, है ना। ये तो सब आपका चैप्टर क्लोज हो गया। इस चैप्टर में यही कंटेंट है अपने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिजिक्स में। अब एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना। देखते हैं या तो इसी में क्लोज हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर अलग से एपिसोड, अलग से एक लेक्चर और ले लेंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि भाई इसमें जितने होते हैं करवाते हैं, है ना। तो अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ले लेते हैं ना। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में, एक मिनट, हाँ सब देखो, पहला न्यूमेरिकल तो फिलिंग द ब्लैंक है ना। फिलिंग द ब्लैंक तो आप कर लेंगे आराम से। सेकंड न्यूमेरिकल भी कोई ऐसा जैसे कह रहा है, मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर
ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का प्रयोग करके आपको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग दोहराने का अवसर प्राप्त होता तो आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? अब देखो, हाइड्रोजन की शीट की बात है तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव इतना पावरफुल नहीं है। सोने की पन्नी का पॉजिटिव तो बहुत पावरफुल है क्योंकि स्वर्ण नाभिक में धन की मात्रा अधिक है, तो वहां प्रकीर्णन कोण अधिक थे, यहाँ प्रकीर्णन कोण नगण्य आते हैं ना। क्लियर? और भी कई सारी चीजें थ्योरेटिकल डाटा है ये ना, इसको छोड़ो, आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं ना। तो सब एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये कहता है पाश्चन में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या है? पाश्चन में पूछ रहा है, पाश्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की शॉर्टेस्ट यानी लघुत्तम तरंगदैर्घ्य कितनी होगी, है ना। अब देखो 1/λ पाश्चन आर, पाश्चन में अभी पहले फॉर्मूला लिख दूं, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब सब पाश्चन के लिए n1 तो फिक्स 3, लाइमन के लिए n1 बराबर 1, बामर के लिए n1 बराबर 2 और पाश्चन के लिए n1 बराबर 3। अब ये अपन से क्या पूछ रहा है? लघुत्तम तरंगदैर्घ्य के लिए, है ना। तो सब लघुत्तम तरंगदैर्घ्य के लिए, तरंगदैर्घ्य लघुत्तम तभी होगी जब n2 बराबर क्या हो? अनंत। तो रख दो सब, और अधिकतम तरंगदैर्घ्य के n2 बराबर 4 होना चाहिए, है ना। मैंने आपको करवा भी रखा है। तो अधिकतम पूछे तो n2 बराबर 4 और न्यूनतम पूछे तो, है ना, तो 1/λ, इस लाइमन पाश्चन को छोड़ दो, r ये सब 3 का स्क्वायर और 1 अनंत, ये तो 0, तो एक बार ये हो गया 1/λ r/9 यानी लैम्डा बराबर 9/r। r की वैल्यू अपन जानते हैं 9, 1.097 इंटू 10⁻⁷, है ना, मीटर में आएगा आंसर। अब ये जैसे संख्या में इधर देखें तो 9 में अगर आप 1.097 का दे तो लगभग वो दिख रहा है अपने को, है ना। तो ये 9/9 डिवाइडेड बाई 1.09, है ना, 7, तो ये जाता है साहब 8.204, है ना, 8.204 इंटू 10⁻⁷ मीटर। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखो तो इतना एंगस्ट्रॉम लिख दो, है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है ना। तो ये तीसरा न्यूमेरिकल अपना एनसीईआरटी का। क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर, दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। दो स्तर 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से पृथक हैं, तो दो ऊर्जा स्तरों का अंतराल बता दिया, जैसे 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है साहब। अब ये कह रहा है उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न की ओर संक्रमण करे। ठीक है साहब। तो पहले तो इसको
आप जूल में चेंज करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगा। आवृत्ति निकालनी है या कोई भी चीज निकालनी, तो 2.3 ये साहब इसको जूल में चेंज कर दिया अपन ने, ये हो गया साहब जूल, है ना। यानी 16×48 का 8, 4, 16×2 32 और 4 36, तो 3.68 हो गया ये ना। एक मिनट, 3.68 ने, आप भी अपने हिसाब से देख लेना, मैं तो रफली कर ही रहा हूं, इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, आवृत्ति निकालनी तो सिंपल सी बात है, क्योंकि E बराबर एच न्यू, इसलिए न्यू बराबर डेल्टा E अपॉन एच। ई दे रखा अपन ने, निकाल लिया कितना, 3.68 इंटू 10⁻⁻19 और h 6.62 इंटू 10⁻34, यानी न्यू इज इक्वल टू, इसको अपन 1 0 लेकर 36.8 कर दें, 6.62, ये सब माइनस की 20 होगी, माइनस की 20 से माइनस की 20 कट गई, 14 बच गई, तो प्लस 10⁻14। अब इसको अब आप सिंपली कैलकुलेट कर लो, तो 6 टाइम ना आकर ये 36.8 है ना, डिवाइडेड बाई 6.62, 5.56 करीब आएगा ये, है ना। तो ये आवृत्ति आ रही है 5.56 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये सब फ्रीक्वेंसी इसमें आ रही है सब, है ना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे कठिन नहीं है, फिर भी जो भी अपन होगा वो देख लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर? एक मिनट, 5th क्वेश्चन है, एक मिनट नेक्स्ट पेज ले लूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नतम अवस्था का मतलब n बराबर 1, है ना। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को की गतिज और स्थिति ऊर्जाएं क्या होगी, है ना। तो निम्नतम अवस्था मतलब E1, है ना। ये निम्नतम अवस्था यानी n बराबर 1 में ऊर्जा E1 कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछी, तो मैं आपको फॉर्मूला निकाल चुका हूं पहले, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कक्ष में उपस्थित एनर्जी के बराबर लेकिन ऋणात्मक होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -13.6, तो काइनेटिक एनर्जी होगी सब +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक आंसर तो ये आ गया। वह पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई थी किसी कक्षा में ऊर्जा की 2 गुनी, यानी U इज इक्वल टू 2 E1 -13.6, तो U बराबर हुआ -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप दोनों का टोटल कर लीजिए, वापस कुल ऊर्जा वही आ जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5, है ना। क्वेश्चन नंबर लगा सकते हैं एनसीईआरटी में, तो इसने क्वेश्चन नंबर 5, है ना। और में भी लगाया कि मैंने नहीं लगाया, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि एनसीईआरटी के ना क्वेश्चन नंबर 3, 4, ठीक है। एनसीईआरटी में आपके पास भी बुक होगी तो आप भी उससे देख पा लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इधर ही लिख देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कहता है, निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को अवशोषित करता है। निम्नतम अवस्था का मतलब वही प्रथम n बराबर 1, है ना।
एक फोटोन को अवशोषित करता है जो इससे n बराबर 4 तक उत्तेजित कर देता है, यानी इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से किस में ले जाता है, n बराबर 4 में ले जाता है। फोटोन की तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति बताओ। तो सब अब सीधा सीधा है कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा क्वेश्चन है, 6 है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन प्रथम से चौथे में चला गया। अब प्रथम से चौथे में जाने पर ये अपन से तरंग दैर्ध्य भी पूछ रहा है और अपन से आवृत्ति भी पूछ रहा है ना। चलो सब दोनों निकल जाएंगे, ऐसे निकाल लें जैसे 1/λ r 1/n1 स्क्वायर और 1/n2 स्क्वायर, इससे भी निकल जाएगा, है ना। हाइड्रोजन कह रहा है ना, 1 मिनट, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपन, हाइड्रोजन ही कह रहा है तो ये कह रहा है निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन है, तो स्वाभाविक ऊर्जा से भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, है ना भाई। अपन चतुर्थ कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, देखो मैं आपको बताता हूं, एक तरीका तो ये है, इसमें तो 1/λ r, ये तो 1 और ये 4 है ना, प्रथम से चौथे में गया। मैं आपको 2 आइडिया बता दूंगा अभी, है ना। 1/λ r ये हुआ 1 - 1/16 है ना, यानी 1/λ इज इक्वल टू 15/16 r, यही हुआ। यानी लैम्डा इज इक्वल टू, अगर अपन देखें तो इसका उल्टा कर दो, 16/15 r, r की वैल्यू रखी देंगे। एक तरीका तो अपने पास ये है ना, जिसमें अपने को r की वैल्यू, चलो करके देखते हैं इसको। लैम्डा इज इक्वल टू 16, ये 15, r की वैल्यू अपन ने रख दी 1.097, 10 की पावर 7। बस इस छोटा सा काम करके देख लेते हैं अपन, है ना, कि आंसर देखा मैच करेगा नहीं करेगा। 16 डिवाइडेड बाय 15 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 1.097, है ना। ये आपके आता है 0.9723 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, यानी यूं समझ ले अपन 9/7, इसमें 1 मिनट अपन अभी भी किया था थोड़ी देर पहले, 972.3 एंगस्ट्रॉम होगा। 1 मिनट, ये कैसे हो रहा है, अभी अपन ने किया था एक मिनट देखता हूं मैं, है ना। 8 पॉइंट, ठीक है, ये तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया था मैंने 3 0 लगाकर, और ये आ रहा है इतना, तो ये 916, ठीक है, 916 के ऊपर, ठीक है ठीक है। अब देखो दूसरा आइडिया क्या था मेरे पास, दूसरा आइडिया ये है कि सब सेकंड मेथड है, वेवलेंथ का, आवृत्ति तो निकल जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि सब E बराबर n लैम्डा, h न्यू, तो उससे आवृत्ति निकाल लें, आवृत्ति से निकाल लेंगे लैम्डा, ऐसा भी कर सकते। देखो यूं करें, सेकंड मेथड में E4 - E1 इज इक्वल टू h न्यू का मतलब hc/λ। अब जैसे फोर्थ में, फर्स्ट में ऑर्बिट में है -13.6, सेकंड में -3.4, थर्ड में -1.51 और फोर्थ में 0.85, है ना। तो फोर्थ में एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी उसमें कन्वर्ट करेंगे वापस, है ना। माइनस फर्स्ट में है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Hc, है ना, अपॉन लैम्डा,
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना दिया मैंने इसको भी, ई से डिवाइड कर, इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये कितना हुआ सब, बस मैं रफली बता रहा हूँ ना, फिर करना आपको, ये कैलकुलेशन पूरा लेंदी हो जाएगी, फिर मेरे उसमें नहीं बैठेगा ना। 13.6 माइनस 0.85, तो ये 12.75 आता है, ये 12.75, और इधर आ गया आपके HC/E लैम्डा। अब आपको तो क्योंकि लैम्डा चाहिए तो सब, यानी आप लैम्डा बराबर यूं करें कि सब HC/E इंटू 12.75, तो भी आंसर आना चाहिए, समझ गया। इससे भी आंसर आएगा। आवृत्ति तो खैर निकल जाएगी, आवृत्ति में तो कोई इतनी, जब वेवलेंथ निकल गई तो आवृत्ति निकलने के तो आपके पास 2 आइडिया है ना। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है ना, कैलकुलेशन करके देखिएगा। मैं देखा एक छोटा न्यूमेरिकल और निकल जाए, निकाल लेता हूँ ना टाइम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2 एंड 3 में पर 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करो, और प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि का परिकलन कीजिए। चाल तो ज्ञात कर लेंगे सब, चाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। कक्षीय अवधि का मतलब आवर्तकाल हुआ है ना। तो देखो आवर्तकाल भी करेंगे, पहले तो मैं आपको पहला बता दूं, इसका ए है ना। चाल में तो सब Vn इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n, इसको अपन लिख लेते हैं 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n मीटर पर सेकेंड, है ना। अब n इज इक्वल टू 1, तो V1 आ जाएगा कितना, 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 1, यानी प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग इतना आ गया, है ना। n बराबर 2, तो V2 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2, ये आ गया साहब 1.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और थर्ड में भी चाल निकालनी है, तो n बराबर 3, V3 2.2 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 3, है ना। अब सब इसमें 0.7 7 21.1 0.3 और मान लो जो भी है, इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया साहब एक काम। अब बी में इसने कहा कि अवधि, क्या कह रहा है, कक्षीय अवधि का परिकलन कीजिए। कक्षीय अवधि का मतलब आपके आवर्तकाल का परिकलन करना है आपको, है ना। अब आवर्तकाल कैसे निकालेंगे सब, तो 2πr/Vn, r और Vn का मान रख देंगे। देखो सब, है ना, आवर्तकाल फॉर्मूला बनाना है अपने को ना। अब आवर्तकाल बराबर एक चक्कर में तय की गई दूरी, है ना, बटा कक्षा में वेग, है ना। तो nवीं कक्षा के लिए फॉर्मूला बनाता हूं, है ना, nवीं कक्षा के लिए, है ना, nवीं कक्षा के लिए Tn इज इक्वल टू, कक्षा वृत्ताकार है तो तय की गई दूरी 2πrn, और nवीं कक्षा में वेग Vn, Rn और Vn का मान रख दीजिए, यानी Tn इज इक्वल टू 2π, Rn का मान कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, अपन ने निकाल रखा Rn, है ना। और Vn का मान तो ये आपके सामने रखा हुआ है, इससे 2.19 इंटू 10⁻⁶ अपॉन n, यानी
nवीं कक्षा में अवधि, ऊपर लिख दूं थोड़ा सा है ना, 1 मिनट, यानी Tn इज इक्वल टू 2 पाई, ये तो लिख दे अपन 0.53 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10, और संख्या में नीचे 2.2 इंटू 10 की पावर 6, और ये हो गया n क्यूब, है ना। इसको ये सब 1.1 कर दो, तो Tn इज इक्वल टू पाई का मतलब 3.14 0.53 अपॉन 1.1, जो मेरे को दिख रहा है मैं वही कर रहा हूं ना, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये देख लेना आप, इंटू 10 की पावर -16 n क्यूब, है ना। अब इसको एक बार कैलकुलेट करके मैं रख देता हूं, और एक अप्रोक्सीमेटली अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सब ये आया आपके पास 3.14 इंटू 0.53, है ना, डिवाइडेड बाई 1.1, ये आया 1.51, तो 1.5 ही लिख लेते हैं ना, ओनली लिख लें 1.5 इंटू 10 की पावर -16, ये अप्रोक्सीमेटली है सब, है ना, एग्जैक्ट नहीं है, इंटू n क्यूब। अब अवधि बतानी है सब आपको, है ना। तो जैसे प्रथम में बताएं n बराबर 1, तो प्रथम में अवधि कितनी, n का मान 1 रख दो, तो ये हुआ 1.5 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड। प्रथम कक्ष में इतना समय लगता है एक चक्कर काटने में। दूसरे कक्ष में n बराबर 2, तो T2 ये हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर -16 और 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब है ना। 2 का क्यूब का मतलब 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये 12 हो जाएगा। तो साहब 12 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड, ये सेकेंड वाले में, और n बराबर 3, तो T3 1.5 इंटू 10 की पावर -16 और 3 का क्यूब, तो कहने का मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों इस तरह से ये न्यूमेरिकल तो पॉसिबल ही जितने थे हो गए। अब देख लूंगा कोई अलग से होगा तो करवा देंगे, नहीं तो नाभिक चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, है ना। वो भी छोटा ही चैप्टर, ज़्यादा नहीं है, उसमें भी आपको जानकारियां हैं, तो वो भी एकदम ऐसा उलझाएगा नहीं आपको। है थ्योरेटिकल चैप्टर छोटे छोटे और थ्योरेटिकल चैप्टर। तो फिलहाल तो यूँ समझें कि अपन अगर बुक के देखें, अगर एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी के तो अपने को ये देखो न्यूमेरिकल में ये 7 हो गया, 8 है, 8 में ज़्यादा कोई दम वाली बात नहीं है। अब ऐसा कोई दमदार तो नहीं है मामला, है ना। फिर भी देख लूँगा अगर कोई अच्छे न्यूमेरिकल का अगर मेरे को संग्रह मिलता है तो ले लेंगे, है ना। और एक एपिसोड, एक लेक्चर और कर देंगे, वो अच्छे क्वालिटेटिव न्यूमेरिकल मिलने चाहिए एक एपिसोड जितने, क्योंकि बीच में चैप्टर चालू करना मुश्किल होता है ना। तो मैं देख लूँगा। अभी तो आप यूँ समझिए कि बुक वाले में तो अब ज़्यादा दम वाली बात नहीं है ना। तो बस आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।